नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है आधुनिक काल और आधुनिक काल में भी हम बात करेंगे भारतेंदु युग की। लेकिन अपने विषय को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2015-16 से पहले परीक्षाओं का स्तर अधिक कठिन नहीं था। बाजार में उपलब्ध जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें होती थी, आप उन्हें पढ़कर बहुत आसानी से अपनी कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते थे। परंतु 2015-16 के पश्चात परीक्षाओं का जो स्तर है वो अत्यंत कठिन हो गया है। जो परीक्षा आयोजक है वो ये जानना चाहता है कि परीक्षार्थी ने अपने विषय को कितना अधिक गहराई से पढ़ा है, कितना उसे समझा है, और इस गहराई को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको वो जो प्रतियोगी पुस्तकें जो आप बाज़ार से खरीदते हैं वो किसी काम नहीं आती। हाँ, उनमें से 15-20% जो है वो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, लेकिन 80% उसमें से नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि 2015-16 से पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो सारे के सारे प्रश्न क्या होते थे? फैक्चुअल होते थे, यानी कि तथ्यात्मक होते थे। तथ्यात्मक का कहने का मतलब है, जैसे पहले पूछ लिया जाता था कि विद्या सुंदर के रचनाकार कौन है, और आप बड़ी आसानी से बता देते थे। या फिर ये पूछ लिया जाता था कि विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष बताइए, यह पूछ लिया जाता था कि ये कौन सी विधा की रचना है, कहानी है, नाटक है, आलोचना है, निबंध है। तो आप बड़ी आसानी से उन प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पुस्तकों को पढ़ करके ये उत्तर दे देते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2019 का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था वो दिखाती हूँ। इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे कि पहला ही प्रश्न देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है असंगत विकल्प को चुनिए, और ऑप्शन में है सिद्ध जीवन की सहजता के विश्वासी थे, सिद्ध चित्त की निर्मलता को सर्वोपरि मानते थे, सिद्धों के यहाँ करुणा व शून्य का अत्यधिक महत्व है, इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। तो इस तरह के प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, 15-20% जो प्रश्न होते हैं वो तथ्यात्मक हो सकते हैं, फैक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन 80% आपका पेपर इस तरह के प्रश्नों से सना हुआ होता है। तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपने अपने विषय को गहनता से पढ़ा हो। मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये भूमिका क्यों बांध रही हूँ? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर आपको विवरणात्मक, व्याख्यात्मक तैयारी करवाने वाली हूँ। उसी तरह की तैयारी मैं करवाऊँगी जो आपकी परीक्षा से संबंधित होगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम यहाँ केवल तथ्य नहीं जानेंगे, केवल फैक्ट्स नहीं जानेंगे, हम यहाँ अब जैसे विद्या सुंदर किसकी रचना है ये तो जानेंगे, प्रकाशन वर्ष भी जानेंगे, निबंध था, कहानी, नाटक क्या था ये भी जानेंगे, लेकिन साथ में ये भी जानेंगे कि विद्या सुंदर की विषय वस्तु क्या है, इसको लिखने का आधार क्या है, इसमें लेखक ने की कैसी चेतना दिखाई देती है। तो इन सब बातों को मैं आपके इस चैनल पर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखें
तो अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जो भी यहाँ नोट करवाया जाता है साथ साथ नोट करते रहें और अपने नोट्स तैयार करते रहें, क्योंकि परीक्षा के दिनों में ये नोट्स आपके लिए बहुत काम आने वाले होते हैं। क्योंकि आप हर एक जगह हर पुस्तक को नहीं छान सकते। जब आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय, जिसका नाम है आधुनिक काल, और इसमें हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग को। आप जानते भी होंगे कि आधुनिक काल की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1900 से मानते हैं। कब से मानते हैं? संवत 1900। अगर हम सन की बात करें तो 1843 ईस्वी। 1843 ईस्वी से ये आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। और आधुनिक काल शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले भारतेंदु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे, जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में इस शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं भारतेंदु युग की। तो भारतेंदु को आधुनिक काल का प्रवर्तक या नव जागरण काल का पितामह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतेंदु का व्यक्तित्व इस काल का केंद्रीय व्यक्तित्व था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और साथ ही साथ इनमें नेतृत्व की भी अद्भुत क्षमता थी। इन्होंने स्वयं तो साहित्य रचा ही, नव जागरण वो अपने साहित्य में लेकर आए ही साथ उन्होंने अपने समान धर्मा या अपने साथ के साहित्यकारों को एकत्रित किया और एक मंडल का निर्माण किया, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। और इस भारतेंदु मंडल ने भारतेंदु युग की कविताओं के माध्यम से नव जागरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। हिंदी साहित्य को एक नवीन दिशा की ओर वो लेकर के गए। तो भारतेंदु युग के विषय में, भारतेंदु युग नामकरण से तो सभी विद्वान एक मत है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु विभिन्न विद्वान इसके सीमांकन के संबंध में एक मत नहीं है। और भारतेंदु युग के अलावा वो कुछ और नाम भी देते हैं जो अक्सर कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं विद्वान। नोट कर लीजिए कॉपी पे, विद्वान, उसके बाद हम बात करेंगे नामकरण और उसके बाद हम लिखेंगे समय सीमा। तो पहले हम लिखते हैं विद्वान कि किस विद्वान ने क्या कहा, उसके बाद हम लिखते हैं नामकरण और उसके बाद लिख लीजिए सीमा, समय सीमा या सीमांकन कह लीजिए, एक ही बात है। विद्वान सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग को नाम देते हैं नई धारा, नई धारा प्रथम उत्थान, नई धारा प्रथम उत्थान। और इसका समय मानते हैं ये 1868 से 1893 तक। उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने बहुत ही एक वृत्त संग्रह लिखा बहुत बड़ा, जिसमें 5000 कवियों का उन्होंने विवेचन किया। तो मिश्र बंधु अपनी मिश्र बंधु विनोद पुस्तक के अंदर, ग्रंथ के अंदर नाम देते हैं इसे वर्तमान काल, वर्तमान काल। और इसकी समय सीमा ये मानते हैं 1869 से 1888, यानी कि ये 1 साल बाद
भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं। उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, वो अपने इतिहास में भारतेंदु युग को, भारतेंदु काल से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इसी के साथ ये नाम देते हैं आधुनिक काल, और इसका समय ये मानते हैं 1870 से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने भी 1870 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास जो नागरी प्राचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था और डॉक्टर हरदयाल ने इनका सह संपादन किया था, उस पुस्तक में ये नाम देते हैं हरिश्चंद्र युग, भारतेंदु युग को एक और नाम देते हैं। जो नाम ये देते हैं वो है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, और इसका समय ये भी रामचंद्र शुक्ल की तरह ही समय मानते हैं। इसका 1868 से शुरुआत मानते हैं, परंतु 1900 तक ये इसका समापन मानते हैं। इसके बाद है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इसको नाम देते हैं भारतेंदु युग को एक अन्य नाम देते हैं नव जागरण काल, और इसका समय ये मानते हैं 1857 से 1900 तक। एक और साहित्य इतिहासकार थे, एक और विद्वान थे, डॉक्टर मान सिंह वर्मा। ये भी इस काल के लिए नव जागरण काल शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसकी शुरुआत मानते हैं 1850 से, और समापन मानते हैं इसका 1900 में। कारण क्या था? अब इन्होंने अलग अलग मत क्यों दिए? सबको अलग अलग मत देने का सबका अलग अलग कारण है। क्या कारण क्या है कि जैसे कि 1868 में ही डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 1868 में ही डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों ही 1868 से भारतेंदु युग का आगमन मानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि 1868 में भारतेंदु ने एक पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था, जिसका नाम था कवि वचन सुधा। क्या नाम था जिसका? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के प्रकाशन से, उसके संपादन से ये दोनों जो हैं वो भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1870 से भारतेंदु युग की शुरुआत क्यों मानते हैं? क्योंकि भारतेंदु ने भक्ति सर्वस्व एक काव्य रचना थी उनकी, जो कि उन्होंने 1870 ईस्वी में रची थी या प्रकाशित करवाई थी। तो वहाँ से ये जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा 1857 से भारतेंदु युग की शुरुआत क्यों मानते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों के अंदर जो जागरण, जो चेतना देखने को मिलती है, उसके बीज 1857 की क्रांति के दौरान ही बोए गए थे। मतलब 1857 की क्रांति के पश्चात वो नव जागरण दिखाई देने लग गया था, जो भारतेंदु ने काव्य रचना करने के उपरांत अपनी रचनाओं में दर्शाया है। इसी कारण से वो 1857 से भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं। डॉक्टर मान सिंह वर्मा 1850 से भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं।
इसका क्या कारण है कि 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ था, तो इनके जन्म के समय से ही ये भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं। उम्मीद है कि आपने साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा, या फिर नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन विद्वानों ने कुछ महत्वपूर्ण बात कही थी जो परिभाषा के रूप में आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो हम उन परिभाषाओं की बात अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉक्टर नगेंद्र की। तो लिख लीजिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि भारतेंदु युग या भारतेंदु युग या पुनर्जागरण, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल हिंदी, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल हिंदी कविता के लिए, हिंदी कविता के लिए, हिंदी कविता के लिए नवीन, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल का उदय लिख लीजिए यहाँ पर, काल का उदय, हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के, नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ, युग के रूप में हुआ। वो क्या कहते हैं कि भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ। अगले हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 1955 ईस्वी में। वो लिखते हैं कि भारतेंदु, भारतेंदु हिंदी, भारतेंदु हिंदी साहित्य के, भारतेंदु हिंदी साहित्य के लिए नवीन चेतना लेकर आए। तीसरे कौन हैं? अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इन्हें मिटा देती हूँ, क्योंकि बोर्ड के ऊपर स्पेस कम है और जो मैं लिखने जा रही हूँ वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगले हमारे विद्वान हैं या समीक्षक कह लीजिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कि बहुत ही प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा पुनर्जागरण के दो हिस्से कर देते हैं। वो पहले को कहते हैं लोक जागरण और दूसरे को कहते हैं वो नव जागरण कहते हैं। लोक जागरण भक्ति काल को कहते हैं और नव जागरण भारतेंदु युग के लिए वो प्रयोग करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लोक जागरण, लोक
जागरण प्रथम जातीय निर्माण को, लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्य विरोधी, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है, मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही, भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का, भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। दूसरे वो नव जागरण के विषय में क्या कहते हैं, वो कहते हैं नंबर 2 लिख लीजिए यहाँ पर, नव जागरण, ये नव जागरण या हिंदी नव जागरण या हिंदी नव जागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंतवाद विरोधी, जिसका मुख्य स्वर सामंतवाद विरोधी व साम्राज्यवाद विरोधी है, साम्राज्यवाद विरोधी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। चलिए अगले विद्वान की हम बात करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिख लीजिए। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, रचनात्मक ऊर्जा है। ये दो जातीय संस्कृतियां कौन कौन सी हैं? ये बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और यूरोपीय
संस्कृति की। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जिसका नाम होगा भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।